हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अब तक हम लोग कई कॉपीज का एनालाइज कर चुके हैं और इस कॉपी एनालाइज के माध्यम से हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि आंसर राइटिंग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे और ये जिनका ये कॉपी है, जिनके द्वारा ये कॉपी लिखा गया है, पुराने स्टूडेंट परिचित है, नए स्टूडेंट को इनका परिचय दे दूं। इनका नाम नीरज कुमार है और ये बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर, एक ही नाम है, दोनों पोस्ट एक ही पोस्ट का दो नाम है। ये पोस्ट इन्होंने प्राप्त किए हैं। उन्हीं का ये कॉपी है। ये कॉपी तब का है जब वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते थे आंसर राइटिंग का, और उनके इस कॉपी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी देश के विकास के लिए मानव संसाधन सबसे अहम होती है। ठीक है, और मानव ये चूंकि क्वेश्चन यहाँ पर ये कट किया गया है, ये एक्चुअली संक्षेप में कह दिए। क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए मानव संसाधन सबसे अहम होती है। मानव संसाधन उन पहलुओं पर, उन तथ्यों पर प्रकाश डाले जिससे कि भारत में निर्माण समस्या से भी, मानव संसाधन के विकास के साथ साथ निर्माण समस्या से भी मुक्ति मिल जाए। चूंकि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बनाया गया है तो मुझे याद है क्वेश्चन यही है कि देश के विकास के लिए मानव संसाधन सबसे अहम होती है। उन तथ्यों पर प्रकाश डालें जिससे कि भारत की जो जनसंख्या है उसको ना सिर्फ अच्छे से मानव संसाधन में परिणत किया जा सके एवं भारत में निर्माण समस्या से भी मुक्ति मिल जाए। क्वेश्चन यही था, मुझे अच्छे से याद है। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर नीरज जी क्या लिखे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका भूमिका। मानव संसाधन किसी देश की जनसंख्या का वह स्वरूप है जो उस देश की अर्थव्यवस्था में या तो योगदान दे रही होती है या फिर भविष्य में उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी के रूप में होती है। बिल्कुल सही पॉइंट जा रहा है। इनका जो भूमिका है, भूमिका इनका बहुत अच्छा है और पहले के भी कॉपीज में हम लोग देखें कि इनकी भूमिका अच्छा आता है। यहाँ एक बात बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नए स्टूडेंट होंगे जो इनके आंसर को देख रहे होंगे और उनका यदि आंसर राइटिंग कमज़ोर हो रहा होगा और इनके जो कॉपीज को देख रहे होंगे, हो सकता है कि उसमें उनको कमज़ोर होने के कारण वो डीमोटिवेट हो जाते हो कि नहीं, आंसर राइटिंग मेरा नहीं हो रहा, या फिर बहुत जैसा रिजल्ट लाने के लिए या जो ऑफिसर बंड है उनका जो आंसर राइटिंग होता है उसकी अपेक्षा मेरा बहुत कमज़ोर है। तो ये डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी आगे जाएंगे या पिछले कॉपी में देख चुके हैं, इनसे भी गलतियाँ होती थी तैयारी के दौरान, बस ये प्रैक्टिस की है, सही हो गए। तो यही आपको भी करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, सही होते जाएंगे। मानव संसाधन के विकास का उद्देश्य किसी देश के कार्य योग्य जनसंख्या को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं उत्तम स्वास्थ्य इत्यादि के माध्यम से रोजगार के सभी स्तरों तक पहुंच सुनिश्चित करना होता है। बिल्कुल ये भी पॉइंट इनका सही है। अब आते हैं भारत के मानव संसाधन के पिछड़ेपन का कारण। असीमित जनसंख्या की, ठीक है, कार्य कौशल की कमी, निम्न मानव विकास मानदंड, अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति, रोजगार विहीन विकास, अन्य कारण। इसमें देखिए सारे पॉइंट सही है, इसको छोड़कर बट डेवलपमेंट होगा तो रोजगार तो होगा। अब जैसे डेवलपमेंट हो रहा है सड़क बनाने का तो रोजगार तो क्रिएट होगा, पुल बनाने का रोजगार क्रिएट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको, या तो फिर दो बात है, हम लोग उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमारे रोजगार क्रिएट करने के लिए जितना डेवलप की ज़रूरत है, डेवलपिंग की ज़रूरत है, लेकिन रोजगार विहीन विकास ये तथ्य बच नहीं रहा है। अब आगे देखते हैं। असीमित जनसंख्या की, देश की जनसंख्या में व्याप्त असीमितता विकास परक नीतियों एवं योजनाएं के लाभ का समान रूप से वितरित नहीं होने देती है। इससे आमजन की आधारभूत विकास बाधित होता है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है समस्याएं तो होगी। अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी
और उस हिसाब से देश का आर्थिक विकास ना हो, क्योंकि जनसंख्या के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। इसको आप ऐसे समझिए, एक व्यक्ति को 2 बच्चे हैं, किसी को 4 बच्चे हैं, और दोनों का इनकम सेम ही है, ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है कि जो ये मेंटेन करेंगे, जितनी अच्छी स्वास्थ्य का ध्यान ये रखेंगे, जो ये अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे भोजन दे सकते हैं, ये 4 बच्चे वाले नहीं दे सकते हैं। यानी कि आप जब जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो केवल जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ बच्चों को नहीं बढ़ा रहे, आप गरीबों को भी बढ़ा रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ कि केवल कोई ये ना सोचे कि नहीं, अगर 4 बच्चे 10 बच्चे हो रहे हैं तो वो सिर्फ बच्चे बढ़ा रहे हैं, वो बच्चे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो से केवल देश की जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे, वो गरीबों को भी इंक्रीज कर रहे हैं, देश में गरीबों को भी बढ़ा रहे हैं। तो अब जब इसको ना अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा, ना इसको अच्छा स्किल एजुकेशन मिल पाएगा, ना इसका स्वास्थ्य अच्छे भोजन मिल पाए कि ये स्वस्थ रहे, तो क्या होगा? यही बच्चे क्या होते हैं, जैसे देखते होंगे, बेरोजगार होते हैं, क्राइम की ओर बढ़ते हैं, इससे पूरा सामाजिक व्यवस्था क्या होता है, गड़बड़ाता है। तो इसलिए कहा गया कि आपका जो जनसंख्या की अगर बहुत तेजी से बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हो, अनियंत्रित हो जाए, तो फिर क्या होगी, आगे चल के आर्थिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करेगी। कार्य कौशल में कमी, विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं के आधार पर बहुत हद तक सरकार ने आधारभूत संरचना शैक्षणिक स्तर पर, परंतु अभी भी शिक्षा का स्वरूप उत्पादन योग्य नहीं, इसी कारण साक्षर व्यक्ति भी कार्य कुशल नहीं। ऐसा देखा जाता है कि अभी भी क्या है, भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ के बच्चे कह सकते हैं कि मैट्रिक हो जाता है, इंटर हो जाता है, ग्रेजुएशन में पहुँचता है, तब जाके उसको कंप्यूटर जैसा आज के डेट में, जो कि कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन में आप कह सकते हैं, कंप्यूटर आज के डेट में इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है, तो उसकी शिक्षा लेते लेते उसको ग्रेजुएशन पहुंच जाता है, वो भी प्राइवेट से लेना पड़ता है, उसको प्राइवेट से लेना पड़ता है, वहाँ भी अच्छे स्किल के साथ ट्रेनिंग नहीं दिए जाते हैं। तो कार्य कौशल में कमी है। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बचपन से ही पढ़ाया जाता है, तो वहाँ तो चलो ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल में है, अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसके बच्चे बचपन से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को वो उसका एजुकेशन लेते लेते पता चलता है कि एक एज निकल जाती है। तो ये भी सही है कि आपका सिर्फ, हालांकि नई शिक्षा नीति में इस चीज़ को सुधार किया गया है, अब क्या किया गया, स्किल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये कॉपीज पहले लिखा गया है और अभी तक नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू मतलब जो उसमें जिस हिसाब से नई शिक्षा नीति का प्रारूप बना है, व्यवहारिक रूप से वो लागू नहीं हुआ। कागज में अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं हुआ है, और उसको अडेप्ट करते हुए, लोगों को भी उसको अडेप्ट करते हुए अभी समय गुजर जाएगा। निम्न मानव विकास मानदंड। भारत में मानव विकास का मानदंड अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम होने के कारण भारत का मानव संसाधन पिछड़ेपन का शिकार है। ठीक है, 132वां स्थान प्राप्त, यह मानव संसाधन के पिछड़ापन होने का द्योतक है। ये भी सही पॉइंट है। अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक स्थिति। अब जरा ये सोचिए कि हम लोग विकसित देशों की तुलना में कम मानदंड रखे हैं, तब इतना पीछे है। अगर विकसित देशों के जैसा मानदंड बना ले तो शायद ये स्थान पर आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारण नियमित रूप से रोजगार सृजन नहीं हो पाता, फलस्वरूप अधिक जनसंख्या बेरोजगारी के कुचक्र में फंसकर उत्पादन अयोग्य संसाधन बनकर रह जाते हैं। ये पॉइंट थोड़ा उतना, देखिए अर्थव्यवस्था है तो वह उतार चढ़ाव होगा उसका मानव संसाधन से मतलब क्या हुआ कि भाई आप उसको अच्छी, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है उसको अच्छी एजुकेशन मिल रहा है, उसको अच्छा भोजन मिल रहा है, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था मिल रही है, स्किल एजुकेशन मिल रहा है, ये सब व्यवस्था। अब इसमें अगर अर्थव्यवस्था थोड़ा उतार चढ़ाव हो भी रहा है तो भारत जैसे देश में अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
कहने का अर्थ है कि मान के चलिए इस साल जीडीपी 7% और अगला साल गिर के 5% है, तो इसका मतलब इधर कि 5% हो गया, तब कॉलेज वगैरह कम बनेगा। वो तो अप्स एंड डाउन तो लगा ही रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी इनका ये नहीं है ज़्यादा बेटर। रोजगार विहीन विकास, ये पहले भी बोले कि ये भी उतना परफेक्ट नहीं है। अन्य कारण इसके अतिरिक्त अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य समस्या एवं का मानव संसाधन के पिछड़े होने का मुख्य कारण है। ठीक है, अब है भारत के मानव संसाधन को, मेन क्वेश्चन यही है, भारत के मानव संसाधन को विकसित कर कैसे किया जाए कि निर्माण समस्या समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखते मानवीय पूंजी का विकास, कौशल विकास, शैक्षिक विकास, स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन, शहरीकरण के तत्व। मानव संसाधन को उत्पादन योग्य विकसित करने के लिए उसमें एक लक्ष्य बनाकर पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी। इसके गरीबी को कम कर एक अच्छी आर्थिक सामाजिक स्थिति वाले भारत की श्रम शक्ति को आधुनिक अर्थव्यवस्था के मांग के अनुरूप विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। कौशल विकास, हमें पर्याप्त नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से कार्यरत जनसंख्या में कार्य कुशलता के लिए प्रयास करना होगा। इससे उत्पादनता के साथ साथ व्यक्ति के आर्थिक एवं सामाजिक भी, इसके लिए व्यक्तिगत स्थानीय, इसको ऐसे समझिए कौशल विकास। आज ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन के आने से बहुत सारे ऐसे रहे जिनको कि बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में उन टीचर को एक मौका मिला, नहीं कुछ तो चलो यूट्यूब में ही दे रहे हैं क्लास रिकॉर्ड करके, नहीं आ रहा है यूट्यूब से ही व्यूज के माध्यम से उसको कमाई हो रही है, फेसबुक से कमाई हो रही है, कुछ ही हो रही है। अब क्या है, जरा सोचिए कि अब किसी को मोबाइल चलाना ही नहीं आ रहा है, तब क्या होगा? दिक्कतें होगी। और अब एक टीचर जब पढ़ाता है तो यूट्यूब में उसको और भी आवश्यकता होती है, जैसे ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह, यानी कि एक तो वो खुद अपना रोजगार क्रिएट किया अपने लिए, साथ में एक दूसरे के लिए भी कर दिया। अब सपोज कीजिए कि अब वहाँ उसको मिल ही नहीं रहा है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो यूट्यूबर है, अब उसको वहाँ दिक्कत हो रही है, अब वो चाह भी रहा है कि कोई उसको मिले कंप्यूटर की जानकारी रखने वाला जो उसको हेल्प कर सके, अब वो मिल ही नहीं रहा है। तो अब वहीं पर अगर ये एजुकेशन स्कूल में ही दे दिया जाए, वहाँ भी स्कूलों में दिया जाए, तो एक वो पार्ट टाइम रोजगार दे सकता है छोटे शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में। आजकल इंटरनेट हर जगह है, कहीं से भी अब क्लास, गांव से भी आजकल क्लास रिकॉर्ड करके डाला जाता है, गांव में भी अब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है। कौशल विकास, कौशल का मतलब कि व्यक्ति को किसी एक स्किल में तैयार करना, जैसे किसी को अचार बनाने के लिए, पापड़ बनाने के लिए, सिलाई से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर और भी कुछ मेडिकल लाइन से कर दिया गया। इससे क्या होगा कि लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करें और फिर उसको इनकम हो। अब इसमें क्या दिक्कत हुआ, सरकार कौशल विकास के लिए बहुत सारे केंद्र खोले और वहाँ पे फ्री में स्किल का जो होता है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता है। दिक्कत क्या है, जैसे मैंने बहुत सारे जो स्किल, ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाले केंद्र खोले हुए हैं, उसमें बहुत सारे मतलब केंद्र वालों का कहना है कि इसमें किसी को कोई पेमेंट लगता नहीं है, गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट जो देती है उसका एक कंडीशन होता है, जैसे अटेंडेंस होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि कोई आना ही नहीं चाहता है, ये भी एक समस्या है। पेमेंट दे रहे हैं तो जाना है, पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो नहीं, अरे कोई पैसा तो रुपया लगा नहीं है, छोड़ो। तो वो लोग बताए कि दिक्कत क्या है कि अब यहाँ पर कोई हमें आना ही नहीं चाहता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में केवल पॉलिटिशियन का ही हाथ नहीं होता है, पब्लिक का भी हाथ होता है, और उससे ज़्यादा होता, पॉलिटिशियन से दुगुना होता है। अब कोई आ नहीं रहा है, अब ये बेचारा पूंजी वगैरह लगा के फंसा हुआ है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जब तक अटेंडेंस नहीं हम देखेंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, तब तक हम आपको पे करेंगे नहीं। क्या हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा। अब जो आ भी रहा है वो उतना ध्यान दे नहीं रहा है। अब उसमें ये भी सिस्टम है कि पास करना स्टूडेंट का ज़रूरी है, अब वो ध्यान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसको पे नहीं करना पड़ा है। फ्री सोचता मुफ्त का चीज़ है, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत दोनों तरफ से, केवल सरकार के प्रयास करने से नहीं होगा। जितना सरकार प्रयास करे उतना पब्लिक को भी जागरूक रखना होगा। तो यहाँ भी एक समस्याएं होती है। उसके बाद चलते हैं शैक्षिक विकास।
ये चीज़ सही है कि भाई जो इसको जो एकेडमिक स्कूलों में क्या करना चाहिए, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा को भी जोड़ना चाहिए। वह इससे क्या होगा, जैसे मान के चलिए यही जो भी कौशल विकास में जो ये समस्या आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि उनको ये चीज़ का हैबिट बना हुआ है, उसको हैबिट बना हुआ है बचपन से उसी तरह का पढ़ाई करने का। अब जरा या उस पढ़ाई से कभी उसका जुड़ाव नहीं रहा। अब जरा सोचिए कि किसी को बचपन से ही उससे जोड़ के रखा गया है 5 क्लास से 6 क्लास, तो जब जब वो मैच्योर्ड होगा, 18 साल हो जाएगा, 21 साल, तो उससे क्या होगा कि उसका पूरी तरह जुड़ाव हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। और जुड़ाव होने के कारण क्या होगा कि आगे चल करके उसको भी उस सिस्टम में ढलने में दिक्कत नहीं होगी और उनका वहाँ पर एडप्ट करने में आसानी होगी, उसको उस फील्ड में एडप्ट करने में आसानी होगी। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद है स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के पक्षों को मजबूत किया जा सकता है, ही अधिक क्षमता के साथ क्रियाशीलता प्रदर्शित कर सकता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति बीमार ही रह रहा, आप किसी को बेचारा वह काम करने को पूरा तत्पर है, लेकिन पता चल रहा है कि वह 6 दिन में 3 दिन बीमार ही रह रहा है, आपका क्या होगा, वो काम चाह के भी नहीं कर सकता है, तो समस्याएं तो होगी। इसके लिए क्या जरूरी है, एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, एक अच्छे मानव संसाधन के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जरूरी है। ठीक है, ये सब जो है प्रयास इसी दिशा में, सही बात है। रोजगार सृजन, हालांकि मानव संसाधन रोजगार सृजन करके मानव संसाधन का तो नहीं का बात है। जब रोजगार सृजन तो भाई वो तो रोजगार देने के लिए कि इसका मानव, अब रोजगार सृजन कर दिया जा रहा है। मान के चलिए आज गवर्नमेंट एक कोई रोजगार सृजन किया कि हमें 1000 चाहिए जिसको कि कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं है किसी के पास, तो तब क्या किया जाएगा, वहाँ तो दिक्कतें होगी। तो इसलिए ये वाला पॉइंट उतना ये नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार एक अच्छा संकेत है। स्टार्ट मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को सही से लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। ये सब भी पॉइंट यहाँ भाई आपको देना है कि जो आपका जनसंख्या उसको मानव संसाधन में कैसे परिणत करना, तो वो उनके पास अच्छा स्किल रहेगा तभी वो ये स्टार्टअप इंडिया या मेक इन इंडिया से जुड़ेगा, वही उनसे जुड़ेगा तभी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ रोजगार से रिलेटेड नहीं है, मानव संसाधन से रिलेटेड है। में कामगारों के मानव संसाधन के अनिवार्य है। स्मार्ट सिटी एवं, ठीक है, हाँ ये भी सही है। हम भारत के पिछड़े मानव संसाधन को उत्कृष्ट मानव संसाधन में बदल सकते। इस कार्य से बेरोजगारी, महंगाई, उत्पादन एवं निर्माण समस्या से काफ़ी हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त रहेगी। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा आंसर लिखे। 1-2 पॉइंट ऐसा है जो इनसे मैच नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहे थे, असंगत थे, फिर भी ये लिखे, कोई बात नहीं। अब 100% सही नहीं होते हैं और इसीलिए इनका कॉपी एनालाइज ही किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं आंसर राइटिंग को लेकर के, वो समझ सके कि गलतियां शुरुआत में सबसे होती थी। जो ऑफिसर बने हैं जिनका फाइनल रिजल्ट हुआ है उनसे भी होती थी, वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम शुरू से परफेक्ट रहा। रेगुलर प्रैक्टिस से वो परफेक्ट बने, वो आप भी करेंगे तो आप भी परफेक्ट बनेंगे। तो आज का जो इनका कॉपी है इनका सही गया है कुछ छोटे मोटे कमियों को छोड़ के, तो इसलिए इनको आज मिलेंगे। इस कॉपी में इनको दिया जा रहा है 10 में से 6 नंबर, इनको 10 में से 6 नंबर दिया जा रहा है नीरज जी को, जो कि अब असिस्टेंट प्लान ऑफिसर बन चुके हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह कॉपी है। हम लोग आज का क्लास यही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आगे फिर समझने का प्रयास करेंगे। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।